मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ हम फिर एक आपके सामने आए हैं। जैसा कि क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आप लोग देख सकते हैं एक नए टॉपिक वन हाफ फैक्टर के साथ हम आपके सामने हैं। नाउ फर्स्ट वन का फैक्टर को समझने से पहले हमें एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, वो है आपका एब्नॉर्मलिटी इन मोलर मास। मोलर मास में एब्नॉर्मलिटी से मतलब क्या है? बेसिकली आप और हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए, पर कुछ केस ऐसे हैं जहां पर जो मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है वो थ्योरेटिकल मास से डिफरेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल मोलर मास हमें मिलना चाहिए कैलकुलेशन से वो हमें नहीं मिलता है। इसी को हम बोलते हैं एब्नॉर्मलिटी इन मोलर मास। अब क्वेश्चन ये है कि सर, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए ही करते हैं तो मास में एब्नॉर्मलिटी कैसे आ रही है? तो बेटा एब्नॉर्मलिटी का रीजन है नंबर 1 एसोसिएशन एंड नंबर 2 डिसोसिएशन। देखिए बेटा, एसोसिएशन जो वर्ड है इसका मीनिंग है कंबाइन होना, जुड़ना, और डिसोसिएशन इसके अपोजिट हो गया, उसका मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, डिकम्पोज होना। एसोसिएशन से मीनिंग यहाँ पर यह है कि जब जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, एसोसिएट हो जाएं, तो वहां पर आपको जो किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए मोलर मास डिटरमाइन करते हैं तो वहां आपको एब्नॉर्मलिटी मिलेगी। आप समझिए एसोसिएशन क्या है। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये एज ए सॉल्यूट एसिटिक एसिड है। Acetic acid one molecule, its second one. These get associated due to the interaction of H bonding. कौन सी H bonding हो गई? ओके, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं। दूसरी बात, एसोसिएशन के केस में आपको मेनली दो ही कॉमन एग्जांपल्स दिए जाते हैं, तो एसिटिक एसिड है और एक दूसरा आपको बेंजोइक एसिड दिया जाता है, वो भी सेम एसोसिएशन शो करता है। दूसरी चीज ये है बेटा कि H बॉन्डिंग की वजह से जब जुड़ गए तो उस केस में क्या होगा? एक्चुअल जो मास है एसिटिक एसिड का मोलर मास वो 60 है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको यूज देते हुए वो आपको मिलेगा 120 का, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए दूसरी चीज, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? डिसोसिएट होना, टूटना। जैसे कि ये पोटेशियम क्लोराइड आपके सामने है, जब इसको आप किसी भी सॉल्वेंट में जैसे वाटर में डिसॉल्व कराएं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, K+NCl- में। तो ये जो आयंस हैं आपके, एक्चुअल मास जो KCl का आपके पास आना चाहिए था वो है 74.5 ग्राम, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि सर यहाँ पर डबल हो गया जुड़ने पर, यहाँ पर टूटने पर हम हाफ कर दें, अपने मन से कुछ नहीं करना है। ये जिस तरह का आयंस में टूटेगा उसका अकॉर्डिंग मास होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है सर एसोसिएशन और डिसोसिएशन से फर्क क्या पड़ता है? तो बेटा इसके दो चीजें मैं आपको बता दूं। अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट 1 वीडियो देखें दोबारा से, तो उसमें मैंने एक चीज आपको पहले ही बताई है, रिक्वायर्ड कंडीशन टू डिटरमाइन द मोलर मास फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कि किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है सॉल्यूट मस्ट बी हाईली डाइल्यूटेड, पहला तो ये है, और सेकंड ये है कि देयर शुड बी नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। समझ रहे हैं? अगर ये चीजें होंगी तो मास एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है बेटा कि देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। इस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज आएगा तो वहां से कैलकुलेट होने वाले मोलर मास में भी चेंज आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फर्स्ट वीडियो में आप दोबारा देखें तो आपको डेफिनेशन दोबारा सुनेंगे कि द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
तो वही चीज है। देखिए बेसिकली अगर हम देखें तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल हो गए आपके दो, लेकिन एसोसिएशन की वजह से अभी कितना बन गया, एक। ऐसे ही यहाँ पर देखिए KCl पोटेशियम क्लोराइड, एक सिंगल पार्टिकल है यहाँ पर, सिंगल कंपाउंड है, लेकिन डिसोसिएशन की वजह से किसमें कितने में डिवाइड हो गया, 2 में। ये प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज आने की वजह से एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केसेस में मोलर मास एबनॉर्मल आता है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एबनॉर्मल मोलर मास आ गया और हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, तो क्या उनका कोई यूज नहीं होगा, नहीं उनका यूज होगा और उन्हीं से हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब उसके लिए हमें एक नई चीज यूज करनी पड़ेगी, वो है वांट हाफ फैक्टर। हमको करना कुछ नहीं है, जो भी एबनॉर्मल मास अगर आपको लगता है कि आपके सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन है, तो आपको जो मोलर मास आपने कैलकुलेट किया है उसको वांटा फैक्टर से मल्टीप्लाई कराना है। अब वो कैसे कराते हैं वो देखिए आप, मैं आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले समझिए वांटा फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, होता क्या है। बेटा देखो I इक्वल टू होता है एक्चुअल मोलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास। ओके, अब देखिए बेटा मोलर मास डिपेंड करता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। इसलिए यहां पर आपका आई यानी वांटा फैक्टर क्या बन जाता है, एक्चुअल पार्टिकल्स, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स याद इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन। अब देखिए बेटा इसके बेस पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वांटा फैक्टर को। देखिए पहली चीज एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसे वांटा फैक्टर हर क्वेश्चन में यूज करना है। पहली बात तो वांटा फैक्टर केवल न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स में यूज होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में है इसका कोई यूज नहीं है। दूसरी चीज आपका यहाँ पर एक चीज और बनती है, वो क्या है कि सर किन क्वेश्चंस में जो सब में आप वांटा फैक्टर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, उसका रीजन है हमारे पास कुछ सॉल्यूट इस तरह के भी होते हैं जो ना तो एसोसिएट होते हैं ना ही डिसोसिएट होते हैं, जो कभी भी ना तो एसोसिएट होंगे, जैसे यूरिया, ना तो डिसोसिएट होंगे, यूरिया है, ग्लूकोज है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास ऐसे सॉल्यूट हैं तो हम वहां क्या करेंगे, तो बेटा उन कंडीशंस में हम वांटा फैक्टर यूज नहीं करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर 2015 के आईआईटी के एग्जाम में क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वांटा फैक्टर फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए वांटा फैक्टर की वैल्यू पूछी गई थी। तो बेटा जो मॉलिक्यूल जिनके पास ना तो कोई एसोसिएशन है ना ही कोई डिसोसिएशन है, जैसे कि ग्लूकोज है या आपका यूरिया है, उनके लिए वांटा फैक्टर की वैल्यू होती है 1। कितनी होगी, 1 यूनिट होती है, इसलिए मैं यूज नहीं करता। ओके, दूसरी चीज अब देखिए बेटा एसोसिएशन का केस और डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में कैसे करता है, सिंपल सी चीज बताता हूं आपको। KCl डिसोसिएट हो, कितने आयंस बना रहा है, कितने पार्टिकल बन गए, 2। तो KCl के लिए I की वैल्यू 2 हो गई। अगर आपको दे दिया जाए AlCl3, तो बेटा देखिए एक तो बनेगा Al+3 और 3 बनेंगे क्लोराइड आयन, तो टोटल कितने आयंस हो गए, 4। तो I की वैल्यू इसके लिए 4 हो गई। अगर आपको दे दिया जाए K2SO4, तो इसमें क्या बनता है 2K+1 सल्फेट माइनस, टोटल 2 + 1 3 पार्टिकल, I की वैल्यू सीधा सा है, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं एसोसिएशन में। एसोसिएशन में हमें करना क्या है, आपको किस तरह कहा जाएगा, अगर वो एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड दे रहा है तो वो आपको कहेगा दीज गेट एसोसिएट, हो सकता है। तो
तो जब भी आपको एसिड है, एसिडिक या बेंजोइक एसिड, तो आप मान लीजिए वो डाइमराइज हो रहा है। डाइमराइज मतलब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। तो उस केस में हमको करना क्या, 1/में जितने भी जुड़ रहे हैं वो अपॉन में ले जाओ। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 सॉरी। अगर वो कह रहा है ट्राइमराइज या टेट्रामराइज, ट्राइमराइज में आई की वैल्यू बन जाएगी 1/3, टेट्रामराइज में आई की वैल्यू बनेगी 1/4। जितने यूनिट जुड़ रहे हैं, तो डाइमराइज मतलब 2 यूनिट्स का जुड़ना, डाइ मींस 2, ट्राइ मींस 3, टेट्रा मींस 4। तो जितने यूनिट जुड़ रहे हैं उनको 1 के अपॉन में ले जाइए बस, वो आपकी आई हो गई वांटा फैक्टर। अब देखिए बेटा आगे बात कि वांटा फैक्टर को किस तरह यूज करना है आपको। अच्छा, और वांटा फैक्टर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ क्या रिलेशन है, ये दो चीजें अपने पास अभी बहुत इंपॉर्टेंट रह रही है टॉपिक से जुड़ी हुई। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वांटा फैक्टर का यूज किस तरह करना है। जैसे कि डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी डॉट एम आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब उसको पढ़ा जाएगा आई इंटू केबी डॉट एम। डेल्टा टीएफ आपने पढ़ा था केएफ डॉट एम, अब यहां पर भी आई मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पाई आपने पढ़ा है सीआरटी, ये हो गया आई सी। ओके, टोटली इन शॉर्ट बात क्या है, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सप्रेशन है उनको आपको आई से मल्टीप्लाई कराना है। दूसरी चीज क्या है, और इन्हीं को यूज करते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए, एम को एन को इस तरह एक्सपेंड करते हैं आप लोग, ठीक है बेटा। दूसरी चीज कि वांटा फैक्टर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ क्या रिलेशन है। इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा, इट इज अल्फा। अल्फा क्या है यहां पर बेटा, डिग्री। अगर आपको याद आता हो तो 11th में एक चैप्टर आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम, वहां पर हम इस तरह के सिंबल्स और टर्म्स यूज करते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या होगा बेटा, I-1 अपॉन n-1। आई आपका वांटा फैक्टर है और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपके पास KBr है, ये डिसोसिएट हो गया K प्लस Br माइनस में, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। ठीक है बेटा। अब आप चाहें तो इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ का रिलेशन है, इसको ट्रांसपोज करके आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। दूसरी चीज, इन द केस ऑफ एसोसिएशन, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। ओके बेटा। अगेन n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन दिस टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड डाइमराइज हो रहा है, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 2। तो ये दो एक्सप्रेशन एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में रिलेशन देते हैं किस किस का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांटा फैक्टर का। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आपको क्वेश्चन में देगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आपको अगर याद आता हो तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K से हमने रिप्रेजेंट किया था टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में। अब आप कहोगे सर इसका ये हमसे पूछा जा रहा है या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो बेटा देखिए रिलेशन तो ये यूज होगा, पर एक चीज और याद रखनी है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर होता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको बताया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखा है। अगर आप यहां से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, या मान लीजिए आपको K दे दिया और C दे दिया, तो आपने अल्फा निकाला, अल्फा को यहां रख के I कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी चीज कि सर वांटा फैक्टर हर एक न्यूमेरिकल में यूज होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कुछ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कुछ एक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ना तो एसोसिएट होते हैं ना ही डिसोसिएट होते हैं, तो उन पर हम यूज नहीं करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि सर यूज कहाँ होगा, तो यूज करने के दो तरह के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। एक तो जिन क्वेश्चंस में ऑलरेडी आई की वैल्यू यानी वांटा फैक्टर की वैल्यू गिवन हो, जो क्वेश्चन में ही गिवन है तो वो यूज होगी, कंपलसरी है। दूसरा, आप क्वेश्चंस को टिल लास्ट वर्ड तक पढ़िए।
अगर उसने ये लाइन डाली है स्पेशली, assume that your solute is completely dissociate और associate, completely dissociate हो गया या associate हो गया, समझ गए मेरी बात को, आया ना। तो बेटा ये चीज है, दो केस, अगर आई की वैल्यू एंड क्वांटा फैक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और दूसरा वो आपको ये कह रहा है कि assume that करके ये कंप्लीट एसोसिएट और डिसोसिएट। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये भी बनती है, कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे मान लीजिए आपको सॉल्यूट के तौर पर उसने KCl KBr कुछ भी दे दिया, तो कई बार क्या होता है कि उसने लिखा नहीं है डिसोसिएशन, लेकिन हम लेट कर लेते हैं कि भाई लेट क्या करते हैं, रियल में होता भी है कि दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और जैसे भी इनको वो किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व कराएं तो डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। पर जनरली इस तरह की कंडीशंस वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, जो पहले की दो कंडीशंस हैं उन पर हमको ज्यादा फोकस करना है। ये तो थी क्वांटा फैक्टर की बात। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपको, अगर आप देखेंगे क्वांटा फैक्टर पे मेडिकल के एंट्रेंस में ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, और वहां पर एक ही तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है। वो आपको कह रहा है कि 90% डिसोसिएशन हो गया है, कितना 90%। अब बताइए आई की वैल्यू निकालनी है आपको। तो बेटा देखिए, पहली बात 90% डिसोसिएशन में हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम अगर आपसे वो कहीं भी कोई मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए पूछ रहा है, तो जैसे अगर मान लीजिए आपका NaCl दे दिया और NaCl 90% डिसोसिएशन बता दिया, तो पहली चीज तो ये है कि इसका क्वांटा फैक्टर बनेगा 2, क्योंकि ये डिवाइड होगा Na+ और Cl-, ठीक है। हम 2 का 90% निकाल लें, 1.8 आएगा। इस 1.8 को आप आई की जगह रख सकते हैं। एक तो ये चीज बनती है क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरा ये तक है आपका अप्रोक्स वैल्यू, जिसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके अप्रोक्स आंसर पर पहुंच जाएंगे, बहुत इजी हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर वो आपको कह रहा है 98% डिसोसिएशन, तो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा 0.9। कैसे हो जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएशन का मींस क्या हो गया कि 90%। लेट सपोज आपने 100 मॉलिक्यूल NaCl के लिए, उसमें से 90 आपके डिसोसिएट हो गए, तो वो कितने बन गए उससे? 180। कितने बन गए? 180। और 10 जो अनडिसोसिएट है वो रह गए। समझिए बात को, आपके पास 100 NaCl थे, 90% डिसोसिएशन हो गया, तो 90 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 90 जो डिवाइड हो गए 2 बना रहे हैं, हो गया ये, तो ये हो गए, प्लस में 10 जो अनडिसोसिएटेड रह गए, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया आपका? 190। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके हैं कितने? 100। तो आपकी डिग्री कितनी होगी? 1.9। सॉरी 0.9 बोलिए मैं, डिग्री कितनी होगी? 1.9। दोबारा बताता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। अब मान लीजिए आपको कह दिया कि आपके पास NaCl है और वो 90% डिसोसिएट हो गया, तो लेट सपोज मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है, 90 मेरे डिसोसिएट हो गए, तो 90 से क्या बन रहा है? 1 से 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो 90 से 180 हो गया, और 10 मेरे अनडिसोसिएटेड रह गए। तो डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 190। और डिसोसिएशन से पहले कितने लिए थे मैंने? 100। तो 190 अपॉन 100 क्या हो जाएगा आपका? अल्फा। तो इसको हम 1.9 यहाँ लिखेंगे, और आपका फिर आई आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। एक दूसरी चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अपना रह जाता है, जनरली वो डिस्कशन में नहीं आता है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने चैप्टर में पढ़ी हैं, पर कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास ऐसी है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका यूज स्पेशली हम बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए कहते हैं या करते हैं। क्यों? देखिए बेटा, बायोमोलिक्यूल हो या पॉलीमर्स हो, ये बड़े जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम रहती है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम रहने की वजह से
इनका मोलर मास हम ऑस्मोटिक प्रेशर से डिटरमाइन करते हैं। किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से? ऑस्मोटिक प्रेशर। 2018 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का क्वेश्चन है, विच एक 1 मार्क का, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल्स। देख लीजिएगा लास्ट ईयर पेपर्स में 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन इस पे ये बनता है सर ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्यों यूज करते हैं? बेटा देखिए बाकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो कंसंट्रेशन टर्म यूज होता है वो मोलैलिटी है, जैसे ये देख सकते हैं आप, या मोल फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पर होता है सी क्या है? n/v, और n/v क्या होता है आपका? मोलैलिटी। क्या होता है? मोलैलिटी, जो लेस सॉल्यूबल सॉल्यूट्स के लिए भी वर्क करती है। तो कम सॉल्यूबल होते हैं ना सॉल्यूट, उनके लिए भी वर्क करती है। मोलैलिटी उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी मोलैलिटी है। ये सी हमने लिखा है, सी यहाँ पर है क्या है? मोलैलिटी। कल आपने सॉरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा सी क्या होता है? n/v होता है ना? तो n/v किसका फॉर्मूला है? मोलैलिटी का। तो बेटा यहाँ अगर आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल पार्ट जो इसका चैप्टर का जो है कंटेंट वो ओवर हो चुका है। अब आप इस वीडियो को देखकर इन सारे वीडियोस को एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं और अगले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करवाएंगे। तो जब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज करके रखिएगा और क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में खासकर उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है 12th की बुक में कि जिससे ये है कि आपका जो क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व आउट कर लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों एग्जाम्स में श्योरली क्वेश्चंस उसमें से मिल सकते हैं। ओके बेटा, टिल देन गुड डे, बाय।